और ये डिक्रीज हो रही है, और इससे अबव कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जहां पर कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा गया है। यहां पर कांस्टेंट स्पेस में, और जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी जी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब एक्सप्लेनेशन अगर वो आप रीड कर लें बाद में, लेकिन उसकी मैं बात जो लिखी हुई है वो बता देता हूं। वो कहते हैं कि जैसे ही हमने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करवाया है, मींस कि हम C1 से पहले यहां पर खड़े थे, हमने C1 से इसे C2 पे लिया, यानी कि अपनी क्वांटिटी या प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब यहां पर देखेंगे तो कॉस्ट कम, रेशियो में कॉस्ट कम हुई और क्वांटिटी क्या हुई है, इंक्रीज। ये इस वजह से हुई है क्योंकि कॉस्ट डिक्रीजिंग फेज में जा रही थी, और जैसे क्वांटिटी बढ़ी है तो कॉस्ट जो थी वो कम लगी और क्वांटिटी इंक्रीज हुई, आउटपुट बढ़ी और इनपुट क्या हो गई, कम हो गई। ये किसकी वजह से हुई है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। फिर जब आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और फिर जब क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो फिर कॉस्ट दोबारा अप होना शुरू हो जाएगी। मींस की क्वांटिटी को आप यहां पर ले गए, जब यहां पर लेके गए तो कॉस्ट दोबारा आप देखेंगे तो फिर क्या हो चुकी होगी, अप हो चुकी होगी। यहां कॉस्ट कम होगी लेकिन दोबारा फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये किसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। अब यहां पर रीजंस हैं कुछ जो पेपर में हेडिंग्स के साथ पूछी जाती है कि भाई कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से इनपुट कम हो जाता है और आउटपुट ज्यादा मिलता है। मींस के इनपुट कम होने से मुराद ये है कि कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। इसको लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहेंगे। तो यहां पर कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वो किन रीजंस की वजह से, तो नंबर 1 पे है स्पेशलाइजेशन इन लेबर। आप ऐसा करें कि जो भी आपने लार्ज नंबर ऑफ लेबर रखी हुई है, आप हर एक को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम डिवाइड करके दे दें, ताकि जब आप उनको काम डिवाइड करके देंगे तो वो एफिशिएंसी से काम करेंगे और वो कम टाइम में आपको एक्टिविटी ज्यादा प्रोड्यूस करके देंगे, प्रोडक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करके देंगे, बजाय इसके कि आप हर एक पर्सन को कहें कि वो सेम स्टार्ट से लेकर एंड तक स्ट्रीम में जितना भी काम है वो सारा वही करे। लेट्स सपोज अगर एक फोटोकॉपियर वाला है और उसका काम क्या है कि वो बुक्स को पब्लिश करता है, और जब वो बुक्स को पब्लिश किया जाता है तो वो डिफरेंट फेज से गुजरते हुए एक बुक की शक्ल में आती है। सबसे पहले क्या है जी, एक वर्ड पे बैठा एक पर्सन उसे फॉर्मेट में उतार के रीअरेंज करता है, उसके बाद कमांड देकर उसे प्रिंट किया जाता है, फिर उसे तरतीब देकर स्टेपल करें, फिर ग्लू लगा के जो है वो गत्ता वगैरह लगा के उसकी कटिंग करते हैं। अब यही काम एक ही पर्सन करेगा, तो वो पहले वर्ड पे जाएगा, उसे रीअरेंज करेगा, वहां कमांड देगा, कमांड के बाद उसे रीअरेंज करेगा, स्टेपल करेगा, ग्लू लगाएगा और गत्ता लगाएगा। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक पर्सन जो वर्ड पे बैठे उसका काम है कि बस वो रीअरेंज करता रहे और कमांड देता रहे। दूसरा है कि वो प्रिंट कर रहे हैं, तीसरा स्टेपल करे, चौथा उसका काम क्या, ग्लू लगा के उसे गत्ता लगा के उसकी कटिंग करता रहे। अब हर एक जो भी लेबर है, जहां जहां स्पेशलाइजेशन है उसकी, वो क्या करेगा, वहां पर उसको काम अलॉट करें ताकि वो कम टाइम में ज्यादा आपको यूनिट प्रोड्यूस कर दे। हो सकता है कि जो एक्सेल वाला है उसे फोटोकॉपी वाली मशीन यूज करने में दिक्कत आए, वहां टाइम ज्यादा लगे, तो वो टाइम वेस्ट करने के बजाय वहां वो बंदा ही बिठाएं जो मशीन को अच्छे से यूटिलाइज करना जानता है। ग्लू लगाने के लिए वही बंदा लगाएं जो उस काम में स्पेशलाइज है। इसके बाद वो जो कटिंग में बिठाएं उस बंदे को जो वहां का स्पेशलाइज है, तो कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगी। तो इससे कॉस्ट यानी कि इनपुट कम और आउटपुट क्या मिलेगी, ज्यादा। तो नंबर 1 पे स्पेशलाइजेशन इन लेबर अगर होगी तो इनपुट कम होगी और आउटपुट ज्यादा। नंबर 2 पे है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में वो क्या है जी, सर जब लेबर ज्यादा हो गया, हमने हर काम के डिफरेंट लेबर कर दिए, तो इससे लेबर इंक्रीज हुई तो कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। लेबर इंक्रीज बेसिकली हुई नहीं, उनको काम अलॉट किया गया। अब अगर लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि पैक के अंदर 3 लॉग लोअर स्टाफ में है, लाला है, कासिम साहब है, वकास साहब है। वकास साहब का काम क्या है, क्यूरीज को
डील करना या बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना। अब लैग आ रहा है या नहीं आ रहा कि वो अक्सर उठ के क्लासेस भी खुद ही दिखा रहे होते हैं, जो काम लाला के करने वाला है वो भी खुद ही उठ के कर रहे होते हैं। तो मीन्स अगर उनको सिर्फ ये स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि आपने सीट से नहीं उठना, तो हर काम बगैर टाइम वेस्ट हुए हो सकता है नहीं? होगा ना, लाला अपना काम करेंगे। अब हमें पता है कि लाला का ये काम है तो हम लाला का वही काम करेंगे, वकास साहब का ये काम है तो वो वही करेंगे। अब ये काम कासिम का है, उठ के कर कौन रहा था? वकास साहब, उनकी सीट खाली थी, वहां पर टाइम वेस्ट हुआ, जो बैठे थे उनका टाइम वेस्ट हुआ, हालांकि कासिम फ्री बैठा था। तो यहाँ जब आप हर एक को स्पेसिफिकली काम देंगे तो वो जब अपना अपना काम करेंगे तो कम टाइम के अंदर वो काम अपना परफॉर्म कर देंगे और ज्यादा यूनिट में वो जब प्रोडक्शन हो रही होगी तो ज्यादा यूनिट मिलेंगे और एफिशिएंसी भी ज्यादा रहेगी। तो ये नहीं कि नए बंदे हायर करने, बंदे हायर नहीं करने, वो बात देखें ना, स्किल एंड स्पेशलाइज्ड लेबर अलोंग विद डिवीजन ऑफ वर्क, काम की तकसीम करनी है, पर्सन हायर नहीं करने, काम की तकसीम करनी है उन्हीं बंदों के दरमियान जो काम कर रहे हैं। बस वो पूछ लेने कि भैया आपको कौन सा काम अच्छे से आता है? ये आता है, अच्छा आज से आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये वाला काम करेंगे। जब उनको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा तो आदमी अपना काम परफॉर्म करेगा। और उसमें जब टाइम हर एक को अपना काम मिल गया है तो वो जब अपना ही काम करेंगे और उनके हाथ उधर ही सेट हो जाएंगे तो वो मजीद कम टाइम में उसको कंप्लीट कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या देखिए, वो कहते हैं कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि जो काम एक ही टेक्नोलॉजी है, एक ही मशीन से हो जाए, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी मशीन से वो काम लें। अब अगर हम बात करें कि लेस कंपनी है, अब लेस कंपनी वाले जो ये बनाते हैं लेस, प्राइस जो आती है, क्या ये खुद कट करते हैं? नहीं, एक स्टैंडर्ड मशीन साइज बना दी है वो कट करेगी। क्या इसमें एक एक करके वो आलू डालते होंगे? नहीं, वो उन्होंने क्या किया होगा कि एक ऐसी मशीन रखी होगी जो आलू को वॉश करके फिर आगे एक बेल्ट वाला कोई ऐसा सीन होगा कि वो जहां से आलू गुजरेगा तो वो साफ भी हो जाएगा। इसके बाद कटिंग होगी, वो खुद ही गिरता जाएगा फ्राइज में, वहां से वो मशीन उल्टा देगी आगे मसाले वाले में, मसाला लगने के बाद पैकिंग तक चला जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट मशीन्स भी होती है। तो बजाय इसके कि छोटी छोटी डिफरेंट मशीन्स यूज करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को बढ़ाओ, आप एक ही मशीन रखिए उसी से करें। यार घर में सीधा मसाला ड्रायर एक साथ मिलती है ना, दो होती है ना, मींस वॉशिंग वाली भी और ड्रायर वाली भी। अगर आप दो अलग लेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा, दोनों के स्विच भी अलग अलग लगाएंगे तो 220 वोल्ट एक का और 220 एक का। पर अगर एक ही स्विच लगाया तो उसे तो आपने क्या करना है, वॉश करने के बाद ड्रायर में फेंक के बस ऑन करना है, बिजली तो एक ही लेगी। तो आपकी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की रिड्यूस हो जाएगी जब आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या इनपुट इस्तेमाल करें। तो ये कहता है कि बेटर टू रन अ लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रहता है एंड यूज डिफरेंट स्मॉल मशीन्स टू अवॉइड एक्स्ट्रा कॉस्ट। बाइंग इन बल्क, जब आप ज्यादा अमाउंट में मटेरियल खरीदेंगे, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट ही देख लें, जब आप इनपुट ज्यादा खरीदेंगे तो कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? एक आप कम अमाउंट में खरीदेंगे, एक आप बल्क में खरीदेंगे। जब बल्क में खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर कॉस्ट क्या मिलेगी? कम मिलेगी। जब घर में राशन लाया जाता है तो आप एक पाव लेते हैं, रेट कुछ और होगा। अगर आप 5 किलो का थैला लेंगे तो उसका रेट कुछ और होगा। अगर आप घी का कार्टन ले तो उसका कुछ और होगा। अगर चीनी का आप थोड़ा ले तो उसका रेट कम ही होगा ना पर केजी से। तो जैसे जैसे आप बल्क में चीजें खरीदेंगे, इनपुट जब आपने लगाना है तो बल्क में खरीद के लगाएंगे तो आपकी इनपुट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम, और आउटपुट आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। फिर है जी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जाके एमएफए में ये नहीं पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अब बड़ी बड़ी फर्म्स के अकाउंट बैंक के अंदर होते हैं। जब बैंक के अंदर होते हैं तो वहां ट्रांजैक्शंस भी ह्यूज अमाउंट में होती है। वहां पर उनके अकाउंट्स भी ओपन होते हैं कि ये सैलरी अकाउंट है, ये प्रोविडेंट फंड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो जब एक बड़ी फर्म के बहुत ज्यादा अकाउंट जो कि ह्यूज अमाउंट वाले एक बैंक के अंदर होंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होंगी और वो अपनी बात मनवा भी सकते होंगे उस बैंक से। तो वो जब लोन उस बैंक से लेंगे तो वो भी कम अमाउंट में नहीं लेंगे। जब वो लोन वहां से लेकर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी
अगर वहां पर उनके अकाउंट है तो वो कम रेट भी उनसे मांगेंगे तो उनको वो रेट कम भी देंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। बाकी बैंक के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे जी हमें 50 मिलियन का लोन चाहिए, वो कहेंगे 10% रेट लगेगा। ये अदर बैंक्स की बात कर रहा हूं। एक वो बैंक के पास है जहां पर आपका अकाउंट है और आप कहेंगे 50 मिलियन का लोन चाहिए, तो वो कहेंगे भाई इनके अकाउंट भी इधर है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, फाइनेंस सैलरी अकाउंट भी, सारे अकाउंट भी इनके पास इनके इधर ही है और हमें ये भी पता है कि ये वापस कर देंगे और ये कस्टमर भी हमारे हैं, सर्विसेज भी हमसे लेते हैं, तो हम कहेंगे यार फलां बैंक वाले हमें 10% से रेट दे रहे हैं तो आप कितना देंगे? वो कहते चले बता तो कहने लेकिन आप हमारे कस्टमर हैं तो हम आपको 8 या 7% रेट जो है वो ऑफर करते हैं। अगर 3% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो इट्स मींस के बोरिंग अमाउंट जो आपने उधार लिए जो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है वो भी पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाएगा जो आपकी इनपुट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। फिर अगली रीजन है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको पता है कि जब एक बिजनेस है तो उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी होगी और लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स पे वो लार्ज स्केल पे वो काम कर रहे होंगे, मींस के ह्यूज अमाउंट में उनके पास मशीनरी पड़ी होगी, प्लांट मशीनरी होगी। अब अगर वो कभी खराब हो जाए तो अगर वो खराब हुआ है तो वहां से उखाड़ना डिसमेंटल करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी होगी, लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगी, वहां ठीक करवाएंगे तो एक्चुअल कॉस्ट जो लगनी है वो तो ठीक करवाने की, उसके बाद आप वापस लेके आएंगे तो दोबारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाएंगे तो सैंपल कॉस्ट, और जो इतने दिन बंद रही है 3-4 दिन ले जाने लेके आने में टाइम लगा तो उस दौरान आपने कुछ कमाया भी नहीं, तो ये अच्छी खासी अमाउंट लगती है। तो उसके मामले में वो ये कहते हैं कि अगर आप बेहतर ये करें कि आप इलेक्ट्रिशियन ही डोर स्टेप में मंगवा लें, आप जो उसको ठीक करने वाला है उसे मंगवा ही अपनी वर्कशॉप पे ले कि आपको ना मशीन उखाड़नी पड़े, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेना पड़े, ना आपको वापस लाना पड़े। बेहतर ये तो 1-2 घंटे या 3-4 घंटों में जो टाइम लगना है उस पे लगा के उसे ठीक कर ले तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है या नहीं? तो आप डोर स्टेप पे उस कारीगर को ही बुला लें। तो ये बात करते हैं कि इससे भी इनपुट की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। फिर है जी स्टार्टअप कॉस्ट। अब कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो उसकी पहले बजटिंग की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी। बाज होते हैं उनके पास वो प्लानिंग से कम पैसा होता है लेकिन उसे स्टार्ट कर लेंगे कि बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक से लोन ले लेंगे। अब अगर एक कंपनी स्टार्ट की जाती है, कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है तो उसके ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी होगी, पैकिंग कॉस्ट भी होगी, तो ये सारी कॉस्ट मिला के एक कॉस्ट बनेगी। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे यानी कि यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे तो आपको पैकिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम पड़ेगी। और अगर आप कम यूनिट्स बनाते हैं, आप कहते हैं पहले ऐसे करते हैं 20 को प्रोडक्ट बना लेते हैं और इनके शॉपर वगैरह बनवा लेते हैं, इनके बॉक्सेस बनवाते हैं, और आपको पता है कि जब आप कम अमाउंट में कोई प्रोडक्ट का वो अपना लोगो वगैरह बनवाते हैं या शॉपर्स बनवाते हैं या बॉक्सेस बनवाते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा लगती है। इसकी जिंदा मिसाल अगर घर में कोई बड़ा बहन भाई है तो उनकी शादी हुई होगी, आप उनके कार्ड्स वगैरह प्रिंट करवाने गए होंगे तो कार्ड्स में वो एक स्लैब रेट होता है कि अगर 100 बनवाने तो ये रेट, अगर 100 से 200 बनवाते हैं तो उसी कार्ड का पर यूनिट रेट क्या हो जाता है? कम, और अगर 500 तक बनवाते हैं तो मजीद रेट कम हो जाएगा। तो मींस के अगर जितने ज्यादा बनवाएंगे तो उतना पर यूनिट क्या होता जाएगा? कम होगा। तो स्टार्टअप कॉस्ट में वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है या जो प्रिंटिंग है, डिजाइनिंग है, ये सब। और लास्ट पे भी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब आप बोर्ड वगैरह, बिलबोर्ड वगैरह जो है या आप एग्जीबिशंस पे अपनी चीजों को लेके जाते हैं तो एक दफा तो कॉस्ट लगती है, लेकिन जब आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना चुके होते हैं या जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब कभी लक्स बना होगा या ब्राइड होगा या सर्फ एक्सेल होगा या सुपर बिस्किट बना होगा तो तब इनकी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में की होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी एडवर्टाइजमेंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब कोई नया बिस्किट बनता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जबकि सिपर की बहुत रेयर केसेस में होती है। इसके अलावा सर्फ एक्सेल की कंपैरिजन में करें तो वो करते हैं, अदरवाइज सर्फ एक्सेल की अपनी कभी भी ऐड आप सोलो नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे वो किसी के सब्स्टिट्यूट के साथ रिलेट करके बना रहे होंगे तो बनाएंगे। अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की अब उनको जरूरत नहीं है, अपना कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट अभी भी दूसरों से अच्छी, एरियल के साथ कर रहे होंगे या नूर के साथ कर रहे होंगे या सूफी के साथ, बहुत ज्यादा अब तो आ चुके हैं। तो
तो अब तो पाकिस्तान में आपको देखा होगा कि गली मोहल्लों में शॉपर से पता चल जाएगा अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, ये भी ट्राई करके देख लेंगे, तो अब तो एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोडक्ट होंगी, वो इकोनॉमी में आ चुकी होंगी और आपको हर शॉप पे, हर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नजर आ रही है, तो इट्स मींस कि अब उसकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या हो चुकी है, कम। तो जब आप बल्क में या लार्ज अमाउंट में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी, कम। स्टार्ट में लगेगी लेकिन फिर डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। फिर आता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या हो रहा था, इनपुट की कॉस्ट ज्यादा और आउटपुट कम। अब इसकी रीजंस ये हैं कि इनपुट की कॉस्ट ज्यादा क्यों लगती है। नंबर 1 पे है कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना। जब एक लार्ज स्केल पे बिजनेस काम कर रहा है तो उनके यूनिट्स को आपस में मिलाना भी पड़ता है, एक राब्ता भी उनके दरमियान रखना पड़ता है। जब आप एक उनके दरमियान राब्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वो मॉनिटरिंग सिस्टम ये नहीं होता कि आप कोई कैमरास वगैरह लगा दिए, ये भी लगाएंगे, कॉस्ट तो आएगी, लेकिन इसके लिए ये होता है कि पहले वर्कर्स आते हैं, फिर वर्कर्स के ऊपर क्या होता है, उनका एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो उसके बाद जो है फिर मैनेजर आता है, मैनेजर से आपको बल्कि एचआर डिपार्टमेंट से नीचे होता है सुपरवाइजर, फिर एचआर, फिर मैनेजर, उसके बाद जो है